हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब ठीक। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब अच्छे हैं। देखिए, आपके 12th के लेक्चर स्टार्ट करने का जो डिसीजन लिया गया है, ये इसीलिए लिया गया है कि अपना लॉकडाउन अपनी कंट्री में कब तक है ये हमें कुछ पता नहीं। 14 अप्रैल तक की बात है, लेकिन उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है न भी हो। तो वी डोंट हैव एनी आइडिया। और साइड बाय साइड आपका जो HSC का साल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हम सब बैठे यहाँ पे और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जब तक ये कंडीशन रहेगी हम लोग इस तरह से ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर देंगे। टेलीग्राम का ग्रुप हमारा बन चुका है, आपको पता ही है। उस ग्रुप के अंदर ये वीडियो आएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और उसके साथ साथ जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको बच्चों आपको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी भी करना है। देखो, अगर आप वीडियो देखोगे और उसको टेक फॉर ग्रांटेड कर दोगे तो हमें नहीं पता आप घर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए जब भी कोई भी वीडियो आएगा तो आप एक नोटबुक अपने साथ रखेंगे, हर सब्जेक्ट की अलग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी अलग अलग रखेंगे। और अपनी नोटबुक के अंदर हम लोग जो चीज़ें यहाँ पे लिखाएंगे वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाना है, ठीक है। और 11th के साल में मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि आपको अपनी नोट्स को किस तरह से मेंटेन करना है, जैसे कि थ्योरी की नोटबुक आप अलग बनाएंगे और न्यूमेरिकल की नोटबुक आप अलग बनाएंगे। और साथ में हम लोग ने ये भी बताया था आपको कि आप जब भी अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपको मल्टी कलर पेन का यूज़ करना है, ताकि आपकी नोट्स आपके अच्छे बने और एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको रिफ़र कर सको। देखो, 11वीं के साल में, 11th के ईयर में आपने नोट्स को बनाया नहीं बनाया, मेंटेन किया नहीं किया, वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन 12th के साल में, HSC के साल में आपकी नोट्स जो आपने खुद क्लास में बैठकर समझ कर लिखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्ज़ाम के टाइम में आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो, यही नोट्स आपको एंड में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें, इसका ध्यान रखना है आपको। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको अपने साथ अपना फ़ोन और कान में आपके हैंड फ्री रहेगा और साथ में आपके बुक, आपकी नोटबुक और आपकी पेन रहेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी एक बात, देखो, इस सिचुएशन के अंदर, लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने डिसीजन लिया वीडियो बनाने का। तो ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि वीडियो की क्वालिटी के अंदर समटाइम्स हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो आपको विजिबल नहीं होगा, समटाइम्स साउंड क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, पर्सनल टेलीग्राम कीजिए, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम तीनों के, सैफ सर के, मेरे और नौशाद सर के जो नंबर है वो टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर है। आप वहाँ से हमको डायरेक्ट कॉल करके भी चीज़ें पूछ सकते हो। देखो, आप जब सामने होते हो तो हमें पता चलता है कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ अस। सो बाय जस्ट लुकिंग एट योर फेस वी जस्ट नो कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, आपको कितना बेसिक आता है किसी भी सब्जेक्ट का, टॉपिक का, और कितना नहीं आता है। तो हम वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आप हमारे सामने नहीं हो, आप अपने घर पे हो, हम लोग यहाँ पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपका बेसिक लेवल कितना है ये मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अभी मैं स्टार्ट करूँगा रोटेशनल मैकेनिक्स, तो आपका बेसिक कहाँ है, आपने 11th के साल में मेहनत कितना किया है, आपको क्या चीज़ आती है, ये मुझे नहीं पता। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, आपको कुछ नया लगे, तो आपको वहाँ पे हेजिटेशन ज़रा भी नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से जो बच्चे नए हैं, देखिए, जो बच्चे हमारे पास 11th में थे, जो क्वेश्चन बैंक में थे, वो अच्छी तरह जानते हैं हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं खास तौर से बोलता हूँ, डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, फील फ्री टू कॉल अस। बिंदास कॉल कीजिए, बिंदास व्हाट्सएप कीजिए, बिंदास टेलीग्राम कीजिए। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई वीडियो के अंदर, वहाँ पर स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लो, हमको सेंड करो और हमको आप एनी टाइम कभी भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। बात समझ गई है। मैं इसलिए इस पर इतना जोर डाल के कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हो, आपका बेसिक लेवल मेरे पास नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। तो ये बातें थी कि आप वीडियो को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से करेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग टेस्ट लेंगे, टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे कि आपका टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा। टेस्ट आपका ऑनलाइन लिया जाएगा
और उसके बारे में कि किस तरह लेंगे, किस तरह से कितने मार्क्स का होगा, वो सारी चीज़ें अलग वीडियो बना के हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर डाल देंगे। तो उस वीडियो के अंदर आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। अभी फॉर द सेक ऑफ नाउ, जहाँ तक 12th स्टैंडर्ड की बात है, देखिए टेक्स्ट बुक अभी तक मार्केट के अंदर आई नहीं है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर कितने चैप्टर है, हर चैप्टर का वेटेज कितना है, कंटेंट क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। बट हम लोग पढ़ा रहे इतने साल से, तो हम लोग को पता है कि क्या चीज़ उसके अंदर हो सकती है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स है, हमने उसका लिस्ट बनाया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में। तो आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के टीचर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। सिमिलरली फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स है, उनमें से पहला चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ें आपको बताया गाइडलाइंस, वो आपको फॉलो करना है और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। अच्छी तरह समझ गए आप? चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, दैट इज योर रोटेशनल मोशन। चैप्टर का क्या नाम है? रोटेशनल मोशन। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से डिटेल में समझने पढ़ने के लिए आपको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, इन दोनों मोशन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उसी के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके रोटेशनल मोशन बनता है। तो अगर आपका रेक्टिलिनियर मोशन आपको नहीं पता, सर्कुलर मोशन आपको नहीं पता, प्लीज़ आप लोग 11th की टेक्स्ट बुक खोलिए, वहाँ पे उसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो हमसे पूछिए, उसके बाद बेटर होगा आपको इस चैप्टर को समझना। वैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा इस तरह से कि आपको सारी चीज़ें समझ जाए। मैं इस तरह से इंशाल्लाह आपको लेके चलूँगा बेसिक से, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। अब देखिए जहाँ तक मोशंस की बात है, ये जो चैप्टर है ये मैकेनिक्स मॉड्यूल के अंदर आता है। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। अब मैकेनिक्स के अंदर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप वहाँ पे मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, उसी तरह आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, ये सारे मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो ये भी मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जहाँ तक आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स की बात है, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे वो आपका जेईई या सीईटी हो, इन तीनों एग्जाम्स के अंदर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो इसका रीज़न क्या है बच्चों, देखो एग्जामिनर आपको मैकेनिक्स में टेस्ट करना चाहता है कि आपको मैकेनिक्स कितनी आती है। तो वो मैकेनिक्स में क्या करेगा, किसी भी एक सब्जेक्ट, किसी भी एक चैप्टर पे आपको क्वेश्चन कभी देते नहीं है मोस्टली, वो सीधा क्वेश्चन देते उठा के रोटेशनल में। क्यों? क्योंकि रोटेशनल के अंदर आपका लीनियर मोशन भी कवर अप, सर्कुलर मोशन भी इसके अंदर आ गया, और उसी तरह अगर ऑसिलेटरी कोई डिस्क दे दिया आपको, ऑसिलेटरी मोशन दे दिया डिस्क के फॉर्म में, तो वो भी इसके अंदर आ गया। तो पूरी मैकेनिक्स रोटेशनल का एक क्वेश्चन कवर अप कर सकता है। तो रोटेशनल का एक क्वेश्चन काफ़ी है आपकी पूरी मैकेनिक्स टेस्ट करने के लिए। तो आप उससे समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने उसके लिए आपको क्या करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने 11th में जो सबसे पहला मोशन पढ़ा वो था रेक्टिलिनियर मोशन। क्या था वो? रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन था क्या? इट वॉज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए पे है और वो ट्रैवल करके जाता है पॉइंट बी पे, तो ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, आप लोगों ने वहां पे एक और मोशन देखा कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, उसने एक बॉल को थ्रो किया इस तरह और बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। मान लो बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचा, तो ये जो मोशन परफॉर्म किया गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दिस मोशन वाज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने वहाँ पे पढ़ा था, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी तरह हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए सेंटर सी है और एक पार्टिकल इस तरह से इस सेंटर सी के अराउंड में घूम रहा है, तो ये जो मोशन था, इस मोशन को हम लोगों ने नाम दिया था सर्कुलर मोशन। हमने क्या बोला था इसको?
सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये तीन मोशन के बारे में आप चीजें पढ़ चुके हो कि इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एटसेट्रा सारी चीजें फाइंड की थी। सर्कुलर मोशन के अंदर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, या सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे। अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो रोटेशनल मोशन है बच्चों। तो हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले आप इन तीन मोशंस, ये डायग्राम बनाओ और ये तीन मोशंस के नाम जस्ट अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। अब चलो थोड़ा सा ना बेसिक देख लेते हैं रोटेशनल मोशन का। तो रोटेशनल मोशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा लीनियर मोशन की बात कर लेता हूँ। देखिए, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है और ये पार्टिकल जब जा रहा है तो मान लेते हैं ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। किससे? कांस्टेंट स्पीड से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पार्टिकल ने ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको आप डिवाइड कर देंगे टाइम से। उसी तरह आपको पता है एक फॉर्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी और स्पीड चेंज होगी तो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव, देखो बीच में बात आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको फिजिक्स समझने के लिए जो मैथ्स रिक्वायर्ड है वो आपको मैथ्स के सर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखना अच्छे से, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। फिजिक्स समझने के लिए आपको मैथ्स आना ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर आपको किसी लैंग्वेज का ग्रामर नहीं आता और आपको वो लैंग्वेज बोलने कही जाए तो आप कर सकते हो, बोल सकते हो? नहीं। उसी तरह अगर आपको मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं है और अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हो तो उसके बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सैफ सर इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, और जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कभी कभी आता है वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिए। तो यहाँ पर अगर स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो डेरिवेटिव आएगा। मैं अभी उस चीज को नहीं छेड़ता क्योंकि मुझे आपको डायरेक्ट रोटेशन पे लेके जाना है थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने आपको स्पीड समझाया, वेलोसिटी। एक चीज और होती है एक्सेलरेशन। मान लेते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है और यहां से यहां जाने पर उसकी स्पीड बढ़ रही है और हर सेकंड में स्पीड चेंज हो रही है तो यहां पे आएगा एक्सेलरेशन। क्या आएगा? एक्सेलरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन को मैं ऊपर से ड्रॉप कर दूं नीचे, तो नीचे जाते जाते तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी या कम होगी? आपने किसी पेन को, किसी ऑब्जेक्ट को मान लो एक हाइट से फेंक दिया और वो हाइट से नीचे आ रहा है, तो नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कॉमन सेंस के बाद स्पीड बढ़ती रहेगी। तो इसका स्पीड का बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? वेलोसिटी का, स्पीड का चेंज होना, टाइम के हिसाब से स्पीड का चेंज होना, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। टाइम के हिसाब से स्पीड का चेंज होना, इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये जो सारे फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं ये लीनियर मोशन के लिए है बच्चों। अगर ये फॉर्मूला अगर आपने अच्छी तरह याद है, अगर आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, तो आपको कभी भी रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला याद करने बारे नहीं पड़ेंगे, बहुत इजी है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आपने एक और चीज देखी है जिसका नाम है काइनेमेटिकल इक्वेशंस। क्या देखा है हम लोगों ने? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। मान लेते हैं अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं यहां पे लिखता हूं इफ एक्सेलरेशन, ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ये दिख रहा है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन, तो क्या होगा? हमारे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन आ जाती है। कितनी? तीन इक्वेशन है। उसमें से जो सबसे पहली इक्वेशन है, आपको हो सकता है वो तीनों इक्वेशन आपने देखी भी हो और आपने याद भी की हो। वो तीनों इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है ना ये ब्लू चौक भी बच्चों? ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन आपको अच्छी तरह याद कर लेना है और समझ भी लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए इन तीनों इक्वेशन के अंदर जो u है आपका, जो आपका u है वो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। उसी में आपका आ रहा है बच्चों v, और v है आपका फाइनल वेलोसिटी। v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। उसी में आपका आ जाता है a, और a का नाम है एक्सेलरेशन। व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन। उसमें आपका आता है t, वेयर t डिनोट्स टाइम, और उसमें s आता है आपका विच डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्या आप बात समझ गए अच्छी तरीके से? देखिए तो आपको ये तीन फॉर्मूले, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीन इक्वेशन। देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इस लाइन को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि जब भी आप ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इन तीन इक्वेशंस का यूज नहीं कर सकते। आपको वहां पे फिर मोशन के एनालिसिस करने के लिए कोई और चीज का यूज करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा। अभी आपको क्या याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन यूज होगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इन तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज नहीं कर सकते। क्या आप बात अच्छी तरह समझ गए? अब आप बोलेंगे सर रोटेशनल मोशन के अंदर आप लीनियर क्यों पढ़ा रहे हो? देखो लीनियर का थोड़ा सा पढ़ाने का मेरा मकसद ये है ताकि मैं रोटेशनल जब आपको पढ़ाऊं तो मैं लीनियर से रिलेट करता जाऊं। लीनियर अगर आपको अच्छी तरह आता है काइनेमेटिक्स, तो रोटेशनल कुछ भी नहीं है। रोटेशनल लीनियर का थोड़ा सा अपर पार्ट है। यहाँ पे लीनियर में चीजें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है अलोंग द लाइन, और वहां रोटेशनल में चीजें घूमती है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप रोटेशन को इजीली डाइजेस्ट कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एंड दिस थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस। देखो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको आप करिए अपनी नोटबुक के अंदर। आप इसको रेड कलर की पेन से, बेसिक पार्ट है जो आपको आना चाहिए, बहुत मस्ट है। इनफैक्ट आज के पूरे लेक्चर के अंदर मैंने जो बातें बताई है बहुत बेसिक बताई है। मैंने रोटेशन अभी प्रॉपर वे में स्टार्ट किया भी नहीं है, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे और लिखने के बाद उसको याद करेंगे अच्छी तरीके से, इसको भूलना नहीं है, ठीक है? तो आप स्क्रीन को अभी पॉज कीजिए और ये सारी की सारी चीजें आप कॉपी कीजिए। देखिए रोटेशनल मोशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। देखो रोटेशनल मोशन में हम लोग जितनी भी एनालिसिस करेंगे बच्चों, वो सारी की सारी एनालिसिस वी आर गोइंग टू डील विद रिजिड बॉडी। हम लोग सारी की सारी एनालिसिस रिजिड बॉडी पर ही करेंगे। अब ये रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है? See, rigid body is the body in which the intermolecular distance between the molecules does not change with the application of force. एग्जाम्पल से समझो बात को ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए हमको रट्टा नहीं मारना है फिजिक्स, हमको कॉन्सेप्चुअल समझना है, सारी चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर दो मॉलिक्यूल्स मार्क कर लेता हूँ, एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल। दिख रहा है ना बच्चों, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली x। डिस्टेंस कितना है? वो x है, जो भी है डिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, इस बॉटल पर, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने अप्लाई किया फोर्स। तो देखिए फोर्स अप्लाई करने पर ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, हम नेमिंग कर देते हैं, इसको नाम देते हैं पॉइंट नंबर A और ये पॉइंट नंबर B। तो पॉइंट ए और पॉइंट B के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या फोर्स अप्लाई करने पे चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी बॉडी को हम लोग कहेंगे रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है कि जिस पर आप जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे, जब भी आप उस पर टॉर्क या फोर्स कुछ भी अप्लाई करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसी ही बॉडी पर हम लोग रोटेशनल मोशन की एनालिसिस करेंगे। हम लोग नॉन रिजिड बॉडी पर रोटेशनल मोशन की एनालिसिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डफ, आटा।
जो आटा होता है, अगर आटे पे फोर्स डालोगे तो फोर्स डालने के बाद क्या उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा? नहीं, चेंज हो जाएगा। उसी तरह क्ले आप सबने देखा है ना, क्ले क्या होता है, अगर उस पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ऐसी बॉडी पे हम लोग एनालिसिस नहीं करने वाले। हम लोग यहां पर इस चैप्टर में जो एनालिसिस करेंगे वो हम लोग किस पर करेंगे? रिजिड बॉडी पर। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? वो बॉडी के जिस पर एक्सटर्नल एफर्ट फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज ना हो, सेम रहे, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब मान लो बच्चों, यहां पर मैंने आपके सामने एक रिजिड बॉडी बना लिया। मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी की कुछ थिकनेस है। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो। इसकी इस नीचे वाले डायमेंशन में कुछ थिकनेस है T और ये इर्रेगुलर शेप की बॉडी है। मैंने क्या किया, इस बॉडी को यहां पर फिक्स कर लिया इस पॉइंट पर, और फिक्स कर लेने के बाद यहां पर मैंने इसको पिवोट कर दिया। क्या किया मैंने? पिवोट, मतलब अब ये बॉडी इस एक्सिस के अराउंड घूम सकती है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर मैंने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में फोर्स और यहां पर मैंने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में फोर्स। तो ये जो फोर्स है, देखो यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में और यहां जो फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में। और मान लीजिए दोनों फोर्स इक्वल है। अच्छा, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स अपोजिट है, दोनों सेम बॉडी पर लग रहे हैं। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल या टॉर्क। तो हम इस बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? कपल या टॉर्क। तो यहां पर फोर्स अप्लाई करो, यहां पे फोर्स अप्लाई करो। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये बॉडी घूमेगी अराउंड दिस पॉइंट या अराउंड दिस एक्सिस। तो ये बॉडी का जो मोशन होगा, इस बॉडी के मोशन को हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। क्या बात समझ में आई आपको? अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर रोटेशनल मोशन हमको तो समझ में आ गया, लेकिन इससे पहले आपने एक सर्कुलर मोशन बताया था। क्या ये सर्कुलर मोशन है? मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये सर्कुलर मोशन है? सोचो, थोड़ा पॉज करो, स्क्रीन को सोचो। क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, दिस इज रोटेशनल मोशन। तो फिर सर सर्कुलर मोशन क्या चीज है? देखिए, बहुत ध्यान से बात को सुनना। यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन दे देता हूं। मान लेते हैं ये एक सेंटर है और इस सेंटर के अराउंड में कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस सेंटर के अराउंड में घूम रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर के अराउंड में घूमने की वजह से इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन अराउंड दिस सेंटर। सर्कुलर मोशन अराउंड दिस सेंटर, इसको रोटेशनल नहीं कह सकते, ये सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल के सरकमफरेंस पर घूम रहा है। सरकमफरेंस इस पाथ को कहते हैं, ये जो रास्ता है, ये जो सर्कल है, इसकी बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को कहते हैं सरकमफरेंस। तो ये सरकमफरेंस पे घूम रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। लेकिन क्या ये किसी सर्कल के सरकमफरेंस पे घूम रहा है? नहीं, ये खुद के अंदर एक एक्सिस है और उस एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है। तो ऐसे मोशन को कहेंगे रोटेशनल मोशन और ऐसे मोशन को कहेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। जैसे मान लेते हैं बच्चों, यहां पर हमारा जो है सन है और सन के अराउंड में कौन घूमता है? अर्थ। हाँ या ना? सन के अराउंड में कौन घूम रहा है? अर्थ। तो ये जो अर्थ का मोशन है अराउंड द सन, अर्थ का मोशन अराउंड द सन, यहां पे आप लिखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। लेकिन हम लोग एक बात और जानते हैं कि ये हमारे जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, ये सिर्फ सन के अराउंड नहीं घूमती, ये खुद भी अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं। तो मान लेते हैं ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड में ये घूम रही है इस तरह से। तो ये जो अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के अराउंड, इस मोशन को कहेंगे
रोटेशनल मोशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो सर्कुलर मोशन था, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन कहेंगे? रोटेशनल मोशन। तो एकदम ध्यान से समझ लेना, सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर मोशन अलग चीज है, रोटेशनल मोशन अलग चीज है। बच्चों ये विजिबल है ना? तो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है। ये हमारा रोटेशनल मोशन है और इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन में एक सेंटर होता है और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, या अगर प्लेन लेमिनार बॉडी होगी तो वहां भी सेंटर ऑफ रोटेशन हो सकता है। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का क्या नाम है? इस एक्सिस का नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये मार्कर दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, विजिबल है, अच्छी बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छी तरह समझ में आ गया? क्लियर है? बस इसको सेकंड में कॉपी करो और हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लो फटाफट। कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी का भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का एनालिसिस, रोटेशनल मोशन का एनालिसिस। रोटेशनल मोशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया, किसको बोलेंगे, किसको कहते हैं? ठीक है, पक्का ना? चलो अब मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं आपके सामने एक डिस्क, और इस डिस्क का मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा, हो सकता है आपके दिमाग में भी आए। क्वेश्चन ये है कि जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो क्या ये बात जरूरी है कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो बॉडी के अंदर ही हो? जैसे हमारा अर्थ मान लो स्फेरिकल शेप में ना, स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेरिकल शेप में वो घूम रहा है, तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अर्थ के अंदर ही है? यस, वो इस एक्सिस के अराउंड में घूमता है। क्या ये बात पॉसिबल है कि कहीं रोटेशनल मोशन हो रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है? सोचो, थोड़ा सोचो। चलो, ऐसा पॉसिबल है। देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूं आपको, ये देखो, ये एक सेलो टेप है, दिख रही है आपको? ये जो सेलो टेप है, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊं ऐसे, ये हमारी एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड में ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है? नहीं, ये जो इसका मोशन है, दिस मोशन इज रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन। बोलो, कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए हमारी सेलोटेप जो है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या वो उसके अंदर है? नहीं, बॉडी के बाहर है। तो ऐसा पॉसिबल है कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, बॉडी के बाहर रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है और किसके अराउंड में बॉडी घूम रही है। ठीक है, तो ये रिंग शेप स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है। तो गाइस लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको आप यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए। देखिए आज के लेक्चर में मैंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको आपने अपनी नोटबुक के अंदर, आई होप कि आपने लिखा होगा। होमवर्क में आपको करना ये है कि पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूलेज लिखे थे यहाँ पे लीनियर मोशन के, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको 2 टाइम्स लिखने अपनी नोटबुक के अंदर और उसको बाय हार्ट लर्न करना है। और दूसरा होमवर्क ये है कि मैंने जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे लिखा था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, उसको आपको बाय हार्ट करना है एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। देखिए बहुत बेसिक था जो आज पढ़ाया, और भी थोड़ी बेसिक और चलेगा। जितना बेसिक आप स्ट्रॉन्ग करोगे इतना अच्छे से आप रोटेशनल को, बल्कि पूरी फिजिक्स को समझ पाओगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ नए बच्चों के लिए कि आप बिंदास व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करो, कॉल करो। जो लोग यहाँ पे बैठ चुके मेरा लेक्चर, जो क्वेश्चन बैंक में जो लोग आए वो लोग जानते ही है
जो लोग नहीं जानते वो लोग भी बिंदास कॉल करके पूछ सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो पूरा लेक्चर देखिए अच्छे से। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है बिकॉज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लॉकडाउन में हम लोग भी है, आसपास कोई चीज़ अवेलेबल है नहीं इजीली, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम, बाय।